हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का रिवीजन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफिसेज़ में यूज़ होने वाला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है। यह आपके सिलेबस में भी है, तो यह आपको बहुत आगे काम आने वाला है यदि आप इसे ढंग से यूज़ करना सीखते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चालू करने का तरीका है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। स्टार्ट बटन में देखिए, वैसे तो यहीं पर डायरेक्ट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी क्लिक करके इसको चला सकते हैं। एल्स वाइज ऑल प्रोग्राम्स पे जाएं। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाकर आपको माई ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर डबल क्लिक करें और उसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा। इस पर क्लिक कर भी आप एक्सेल को चला सकते हैं। एक बार दोबारा देख लें। स्टार्ट बटन पे जाना है, ऑल प्रोग्राम्स पे जाना है। ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम का फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा आपको, उस पर क्लिक करके आप एक्सेल को चालू कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लें। अन्यथा अगर कहीं से ना चले तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें और जहाँ ये सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइप कर दें सिंपली EXCEL एक्सेल और एंटर का बटन दबा दें। देखिए सबसे ऊपर आ भी गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो भी एक्सेल चालू हो जाएगा, या सिंपली एंटर का बटन दबाते हैं तो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को चालू किया जा सकता है। तो ये जो स्क्रीन अभी आपके देख पा रहे हैं, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाली लाइन को टाइटल बार कहा जाता है, जिसके अंदर जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमारे केस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है, साथ में बुक 1 लिखा आ रहा है। बुक 1 इज़ द नेम ऑफ द फाइल। आप कहेंगे जी बुक 1 आपने तो या मैंने नाम नहीं दिया, तो ध्यान दीजिएगा, जब तक आप अपनी आप से कोई नाम नहीं देते हैं तो कंप्यूटर अपने आप से ही आपकी फ़ाइल को एक नाम दे देता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के केस में बुक 1 माना जाता है। तो ये बुक 1 कंप्यूटर के द्वारा आपकी फ़ाइल को अभी तक दिया गया नाम है, क्योंकि एक नई फाइल है। इसके बाद जो ये नीचे आपको नाम लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये आपके टैब्स हैं। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सब को कॉम्बिनेशंस में रिबन बोला जाता है। ये सारे के सारे इकट्ठे कलेक्टिवली एक साथ क्या कहलाते हैं, इन टैब्स के कलेक्शन को कहते हैं रिबन। और ये डिफरेंट टैब्स हैं जिनके द्वारा आप इस सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे, जब हम किसी पर्टिकुलर टैब पे क्लिक करते हैं तो जानकारी बदलती है यहाँ पर, और आप नोटिस करेंगे यहाँ पर कुछ नाम भी लिखे हुए हैं नीचे, जैसे कि इस पर्टिकुलर टैब जिसका नाम इंसर्ट है, के अंदर टेबल्स, इलस्ट्रेशन, चार्ट, ये सब जानकारी लिखी हुई है। तो ये ग्रुप्स हैं आपके, ये ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। तो टैब्स के अंदर ग्रुप्स हैं जिसके द्वारा अलग अलग काम किया जाता है, और ग्रुप्स के अंदर ये जो आपको बटन्स नज़र आ रहे हैं, ये आपकी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए। हर एक टैब के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स मिलेंगे, हर एक ग्रुप के अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगी, जिनका यूज़ आप कर सकते हैं किस काम के लिए। आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी जानकारी को स्टोर करने के लिए, डैट मीन्स विभिन्न ऑप्शंस का यूज़ करने के लिए। तो आप इसका यूज़ विभिन्न कामों को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं, विभिन्न ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये अलग अलग ऑप्शंस हैं, इनको हम सीखेंगे अभी थोड़ी देर में, धीरे धीरे सीखते हैं कि कैसे कैसे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो देखते हैं एक एक करके कैसे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। उससे पहले कुछ और जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। ये जो आपका टैब है, टैब के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपको एक जगह पर A1 लिखा आ रहा है, इस जगह को कहते हैं नेम बॉक्स। नेम बॉक्स के अंदर आपको आपके सेल का एड्रेस लिखा आता है। अभी हम बात करेंगे वो सेल एड्रेस क्या होता है। तो ये आपका हर सेल का एड्रेस है। देखिए ये जितने भी आपको बॉक्सेस बने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं। हर एक बॉक्स को कहते हैं सेल। आपको अच्छे से दिखाई दे इसके लिए मैं थोड़ा स्क्रीन का साइज भी बड़ा कर ले रहा हूँ। तो हर एक बॉक्स को कहते हैं सेल, और हर एक सेल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। उस आइडेंटिफिकेशन नंबर को ही सेल का एड्रेस कहा
जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये पहली लाइन है खड़ी हुई, वर्टिकल लाइन है, इसको कहते हैं कॉलम जिसका नाम है ए। इसी प्रकार दूसरी का नाम बी, तीसरी का नाम सी, चौथी का नाम डी। इस तरीके से ये अलग अलग आपकी कॉलम्स हैं। इसी तरीके से कुछ लेटी हुई है, देखिए ये खड़ी हुई वर्टिकल लाइन है इन सेल्स की, तो वर्टिकल लाइन को कहते हैं कॉलम, और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है इसी प्रकार से जो बनी रही है इसको कहा जाता है रो। और इन दोनों के आपस में इंटरसेक्ट करने से आपका क्या बनता है, सेल बनता है। ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये आपका सेल है। इस सेल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। फॉर एन एग्जांपल, एट प्रेजेंट हम बी कॉलम में और सेकंड रो में है, तो ध्यान दीजिएगा बी कॉलम और सेकंड रो में होने के कारण इस सेल का एड्रेस जो है वो क्या है, B2, और आप चेक कर सकते हैं नेम बॉक्स में क्या लिखा आ रहा है, B2। ध्यान दीजिएगा ये जितने भी बॉक्स हैं इन सभी को तो कहते हैं सेल, CELL, क्या कहते हैं इनको, सेल। लेकिन इनमें से एक सेल ये आपको अलग नज़र आ रहा है, जहाँ मैं क्लिक करता हूँ वहीं पर ये हैवी बॉर्डर का एक काले रंग का सेल आपको नज़र आ रहा है, इस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल। ध्यान दीजिएगा जहाँ कहीं भी आपका सेल एक्टिव होगा वहीं पर आप काम कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी की जगह पर काम नहीं कर सकते। तो ये आपका क्या है, एक्टिव सेल है। ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है सभी सेल्स, ये जो ग्रे कलर के नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनमें से ये जो ब्लैक कलर का हैवी बॉर्डर वाला सेल आपको नज़र आ रहा है इसे एक्टिव सेल कहा जाता है। इस नेम बॉक्स के आगे एक अन्य बड़ी सी लाइन है जिसको कहते हैं फॉर्मूला बार। देखिए लिखा भी आता है यहाँ पर, जब हम इस पर पॉइंटर लेके आते हैं जिसके लेफ्ट में FX लिखा हुआ है। हम आगे इस शीट के ऊपर फॉर्मूले लगाने सीखेंगे, काम करना सीखेंगे कि कैसे इसके अंदर काम किया जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा उन फॉर्मूले को जब हम लिखेंगे तो वो फॉर्मूले कोई भी, वैसे तो देखिए मैंने यहाँ सेल लिखा तो यहाँ पे सेल लिखा आ रहा है, इस सेल में मैंने एक्टिव सेल लिखा तो एक्टिव सेल लिखा आ रहा है। तो जो भी कुछ हम सेल में लिखते हैं वो हमें यहाँ पर लिखा नज़र आता है, और अगर कोई फॉर्मूला लिखेंगे तो वो फॉर्मूला भी यहाँ लिखा आएगा, इसी कारण से इसे फॉर्मूला बार कहा जाता है। अब ये जो देखिए हमारी रोज़ हैं एट प्रेजेंट हमें 14 तक नज़र आ रही हैं। अगर मैं इसको नीचे की ओर मूव करूँ तो ये बढ़ती चली जा रही है संख्या, ये बहुत सारी रोज़ हैं आपकी यहाँ पर। अगर आप अंतिम रो की संख्या देखना चाहते हैं तो कंट्रोल बटन के साथ आपको बॉटम एरो का बटन दबाना है। ऐसा करने से आप देख पा रहे होंगे आपकी जो लास्ट रो है, देखिए इसके बाद कोई रो नहीं है, ये आपका ग्रे कलर का एरिया आ गया है, दिस इज़ योर लास्ट रो। ये इस पेज की, ध्यान रखिएगा, इस पेज की लास्ट रो है। अगर आप इसको काउंट करें तो ये जो संख्या है दैट इज़ 10,48,576। तो एक सेल के अंदर ये इतनी सारी रोज़ हैं। आप हर एक रो में, एक पेज के ऊपर ये इतनी सारी रो हैं, आप हर एक सेल के अंदर, हर एक रो के अंदर अलग अलग काम लिख सकते हैं। और रो भी, एक रो के अंदर भी बहुत सारे सेल हैं, एक पर्टिकुलर सेल में आप अलग काम लिख सकते हैं। वापसी आने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएं। आप अगेन देख सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर आ गए हैं, फर्स्ट रो पे आ गए हैं। इसी तरीके से देखें तो आपके जो कॉलम्स के नाम है वो A से लेके K तक नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर, ये मेरा जो लाइन है इसको कहते हैं स्क्रॉल बार, जैसे कि ये स्क्रॉल बार है इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसके द्वारा ऊपर नीचे मूव की जा सकती है स्क्रीन या आपकी जो शीट है या जो पेज है। इसी तरीके से अगर आप आगे की ओर मूव करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए यहाँ पर ये आपकी एक स्क्रॉल बार है जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो देख पा रहे होंगे ये आपकी हॉरिजॉन्टली जो है आगे बढ़ रही है स्क्रीन, और आपके कॉलम्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए ये ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, AN AO इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे कॉलम हैं। अंतिम कॉलम को देखने के लिए आप कंट्रोल के साथ राइट एरो का बटन दबा सकते हैं। ऐसा करने से आपको आखिरी कॉलम नज़र आ जाएगा। देखिए अगर अब मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये एरिया ब्लैंक हो गया ग्रे कलर का, अब इसके आगे कोई कॉलम नहीं है। दिस इज़ आवर लास्ट कॉलम जिसका नाम है XFD। तो ये इतने सारे कॉलम है, A से लेके Z, उसके बाद AA से लेके AZ, फिर BA से लेके BZ, इस तरीके से करते करते अंतिम जो कॉलम है वो हमारा कितना है, XFD। तो ये अंतिम कॉलम है, ये बहुत सारे हैं, इसकी संख्या एग्जैक्टली मैं आपको बता दूंगा। ये अगर हम काउंट करें तो ये कितने टोटल सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे कॉलम्स हैं, उनकी संख्या आप देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इन दोनों को आपस में अगर हम देखें तो कितनी, हमने देखा 10 लाख के आसपास तो हमारी रो हैं, और ऐसे ही XFD तक कॉलम है।
ये जो XFDI है शायद 64,000 के आसपास एक संख्या मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा। तो इतने आपके टोटल कॉलम्स हैं। तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें 10 लाख को 64,000 से, तो वो कई करोड़ों अरबों के अंदर संख्या आती है। उतने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं आपके, जिन सेल्स के अंदर आप अलग अलग जानकारी लिख सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक पेज पे। ये देखिए, ये एक पेज है शीट 1। इसी तरह शीट 2 पे आएंगे तो उस पर भी इतने ही सेल्स हैं, शीट 3 पे आएंगे तो भी इतने सेल्स हैं, और ये शीट भी यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। आप नोटिस कीजिए, आगे ऑप्शन है इंसर्ट वर्कशीट की। शीट का मतलब पेज से ही है, यहाँ पे आप इसको कुछ अन्य ना लें। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो एक और शीट खुल के सामने आ गई है। ये मेरी नेक्स्ट शीट है, जिस नेक्स्ट पेज है शीट 4, फिर शीट 5। तो हर एक पेज पर इतने ही नंबर ऑफ़ रोज़, इतने ही नंबर ऑफ़ कॉलम्स और उतने ही नंबर ऑफ़ आपके सेल्स उपलब्ध है, जिन पे आप अलग अलग काम कर सकते हैं। वैसे तो यूजुअली हमारी एक शीट में ही बहुत सारा काम आ जाता है, हमें ज़्यादा शीट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर चाहें तो हम एक से अधिक शीट भी बना सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये सभी एक ही नाम से जब हम सेव करेंगे तो जितने भी हम पेज बनाते हैं वो सभी के सभी एक ही नाम से सेव होंगे, और वह नाम यहाँ लिखा आएगा। आप अभी यहाँ पे बुक 1 लिखा आ रहा है, आप यदि नाम बदल देंगे तो जो भी आप नाम देंगे वही नाम यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। बुक 1 के नाम से यहाँ पे नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एक ही फाइल में, ये एक फाइल बनेगी आपकी, एक ही फाइल में बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपकी मैंने आपको एक्सेल की शीट का ओवरव्यू बताया कि एक्सेल की शीट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। चलिए अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं और अपने काम को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या हम इसके अंदर कर सकते हैं। जैसा कि शायद आप पहले भी जानते होंगे, आपको बताया गया होगा कि एक्सेल को एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अर्थात जमा, गुना, घटा, भाग या और भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हम इसमें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कोशिश करते हैं इसके अंदर। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12, दूसरा कोई नंबर है 48। मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा? एक तो तरीका है कि आप वर्बली खुद जोड़ लें, ओरली खुद जोड़ लें। एक दूसरा तरीका है कि कंप्यूटर आपके लिए इस कार्य को करे। वैसे तो देखिए, आप जानते होंगे इसका उत्तर 60 आएगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा। आप ओरली भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंप्यूटर के द्वारा करवाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? आपको इक्वल टू का साइन लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप कोई, अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, फॉर्मूला बार में देखिए इक्वल टू लग चुका है। तो जब भी कभी आप कोई फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वल टू के साइन से होता है। इसके बाद पहली संख्या कितनी है 12 प्लस दूसरी संख्या कितनी है 48, एंटर करें और आपका आंसर आ गया 60। तो इस तरीके से अगर चाहें तो कैलकुलेशन की जा सकती है। ध्यान दीजिएगा, इस सेल में लिखा 12, फॉर्मूला बार में लिखा आ रहा है 12। इस सेल में लिखा 48, फॉर्मूला बार में लिखा आ रहा है 48। इस सेल के अंदर लगाया है फॉर्मूला, तो आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ आ रहा है इजिकल टू 12 प्लस 48, और यहाँ पर आंसर लिखा आ रहा है 60। यहाँ पर फॉर्मूला और यहाँ पर आंसर। जब आप इस पर आगे क्लिक कर देते हैं या फिर कीबोर्ड पे, जब आप इस सेल के अंदर है कीबोर्ड पे F2 का बटन दबाते हैं तो उस केस में आपको इसी जगह पे जहाँ आपने फॉर्मूला लगाया उस सेल में ही आपका फॉर्मूला दिखाई देना आरंभ हो जाता है। आप यहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। एंटर का बटन दबाने पर आपको आंसर नज़र आएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जा सकती है। ये बिल्कुल सबसे पहली और सिंपल कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई। लेकिन मान लीजिए मैंने भविष्य में यहाँ पर 12 के स्थान पर नंबर चेंज कर दिया, 12 के स्थान पर लिख दिया 14। अब देखिए 14 प्लस 28 है, उसका आंसर होना चाहिए 62, परंतु यहाँ पर 60 ही लिखा हुआ है। रीज़न क्या है? क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला लिखा था तो मैंने खुद से मैनुअली यहाँ पर नंबर डाले थे बजाय कि कंप्यूटर के द्वारा सेलेक्ट कराने के। तो मुझे यहाँ पर दोबारा से बदलाव करना होगा, तभी मेरा आंसर ठीक होगा, एल्सवाइज मेरा आंसर ठीक नहीं होगा। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ ये बात। तो आपको आंसर बदलवाने के लिए फॉर्मूले में भी बदलाव करना होगा, लेकिन हमारे पास अन्य तरीके भी उपलब्ध हैं जिनके द्वारा हमें फॉर्मूले में बार बार बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए,
मैं इसको पहली बार डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। अब दोबारा से एक नया फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ मैं आपको, इक्वल टू का साइन। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्सेल के अंदर जब भी काम करना है तो वो कहाँ से चालू होगा, इक्वल टू से। मतलब जब आपने कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई फॉर्मूला लगाना है, तो इट इज़ ऑलवेज स्टार्टिंग विद इक्वल टू, तभी कंप्यूटर को ये पता चलेगा कि आप कोई फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए, एस्केप करता हूँ मैं, एक बार बाहर आ रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पहले मैंने यहाँ लिखा था तो कोई इक्वल टू साइन नहीं लगाया था। आप चाहें तो मैं एक और नया नंबर टाइप करके दिखा सकता हूँ। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर इसके स्थान पर यहाँ पे दोबारा नया नंबर लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 87, मैंने लिखा किया एंटर, कोई इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। ये एक नंबर मैंने डालना था इस सेल के अंदर, वो मैंने टाइप किया और एंटर का बटन दबा दिया, तो यह नंबर इस सेल के अंदर आ गया है। लेकिन अगर आप कोई फॉर्मूला चालू करेंगे तो वो हमेशा किससे चालू होगा, इक्वल टू के साइन से। अब देखिए हमें क्या करना होगा, बजाय कि खुद नंबर्स लिखने के, अगर हम इसका सेल एड्रेस यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल 87 जो है वो कहाँ लिखा हुआ है, बी कॉलम में और थर्ड रो के अंदर, तो इसका सेल एड्रेस कितना हो गया, B3। तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं B3 प्लस दूसरे सेल का एड्रेस टाइप करना है। दूसरे सेल का एड्रेस अगर आप नोटिस करें तो B कॉलम है और फोर्थ रो है, तो हमें यहाँ टाइप करना होगा B4। हमने B4 टाइप किया और अब एंटर किया, तो नोटिस कीजिए इस बार जो हमारा आंसर आया है वो आया है 135। आप भी खुद करके देख सकते हैं मैनुअली। इन दोनों नंबर्स को 87 और 48 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारा नंबर कितना आ रहा है, 135 आता है। अब देखिए जब मैंने इसको दोबारा इस सेल पे जाकर F2 का बटन दबाया, वैसे तो फॉर्मूला बार में भी लिखा आ रहा है, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पर संख्याएं ना लिखी आने की बजाय उनकी वो संख्याएं जहाँ लिखी गई हैं उनका सेल एड्रेस लिखा आ रहा है। तो 87 लिखा हुआ है B3 में, तो यहाँ B3 लिखा है। 48 लिखा है B4 में, तो यहाँ पर B4 लिखा है, और एंटर का बटन दबाते ही आंसर आ जाता है। अब देखिए यदि इस बार मैं कोई सेल में बदलाव करता हूँ, 87 या 48 में से किसी एक में या दोनों में भी बदलाव करता हूँ, तो क्या होगा। मान लीजिए 48 के स्थान पर मैंने नया नंबर टाइप कर दिया 56 और एंटर का बटन दबाया। नोटिस कीजिए कुछ देर पहले यहाँ पर आंसर अलग आ रहा था, शायद 135 था, और अब आंसर बदल के क्या हो गया है, 143। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि इस बार हमने मैनुअली नंबर्स टाइप नहीं किए थे, बजाय उसके हमने क्या यूज़ किया था, बजाय उसके हमने सेल एड्रेसेस का यूज़ किया था। जब हम सेल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं तो हम सेल रेफरेंस, जो कि एक टेक्निक है, का यूज़ कर रहे होते हैं। आपको बताई भी गई होगी ये टेक्निक, सेल रेफरेंसिंग या सेल रेफरेंस के नाम से। तो जब हम सेल रेफरेंस का यूज़ करते हैं तो उस केस के अंदर जब भी हम किसी सेल की वैल्यू बदलेंगे तो हमारा आंसर खुद ही बदल जाएगा, हमें उसे बदलने की आवश्यकता या दोबारा से चेंज करने की, फॉर्मूले को चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरीके का यूज़ करके अधिकतर हम कैलकुलेशन को करते हैं। चलिए ये तो एक अन्य तरीका हुआ। अब हमारे पास जो और तरीका है, अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं, ये मैंने नंबर्स लिख लिए 4, अगर मुझे इन्हें ऐड करना है तो मुझे इजिकल टू पहले सेल का एड्रेस, अब हो सकता है मेरे को पढ़ने में गलती रह जाए, जैसे कि इस समय B3 है लेकिन मैंने गलती से B4 टाइप कर दिया, तो वो पहले सेल को रेफ़र नहीं करेगा। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम खुद सेल एड्रेस भी ना लिखें, कंप्यूटर ही हमारे लिए सेल एड्रेस लिखवाए। तो ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन लगाएंगे, इसके बाद एरो का बटन दबाएंगे, उस सेल पे चले जाएंगे, प्लस का साइन दबाएंगे, दोबारा से एरो का बटन दबाएंगे, उस सेल पे जो सेकंड हमने यूज़ करना है उस पे जाएंगे, फिर प्लस का साइन दबाएंगे, थर्ड सेल पे जाएंगे। तो जिस जिस सेल पे हम जाते चले जाएंगे उस सेल का एड्रेस अपने आप ही लिखा आ जाएगा फॉर्मूले में, हमें सेल एड्रेस भी टाइप नहीं करना होगा। आप देख सकते हैं 4 सेल्स थे, B3, B4, B5, B6, सबके एड्रेस आ गए हैं। आपको क्या करना है, दोबारा से देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। इक्वल टू का साइन दबाकर फर्स्ट सेल पे जाना है, प्लस का साइन दबाकर अगेन दूसरे सेल पे, फिर तीसरे सेल पर, फिर चौथे सेल पर। आप देख सकते हैं यहाँ सभी सेल्स के नंबर अलग आए हैं। कई बार गलती हो जाती है कि आपने क्या किया, मूवमेंट किया लेकिन रिपीट उसी सेल पे चले गए जो आपने पहले कैलकुलेशन में ले रखा है। फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ देखिए B4 2 टाइम्स आ गया, B3 प्लस B4 प्लस B5 प्लस B4, तो आंसर डिफर हो जाएगा क्योंकि अब B4 अर्थात 56 को 2 टाइम्स यूज़ किया गया है और 78 को एक बार भी यूज़
नहीं किया गया है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है फॉर्मूला लिखते समय कि सेल एड्रेस जो आप ले रहे हैं वो एक ही बार यूज़ में आए, एक से ज़्यादा बार यूज़ में ना आए, या करेक्ट तरीके से आप फॉर्मूला लिख रहे हो। अब देखिए B3 जमा B4 जमा B5 जमा B6 करते हैं तो आंसर आ रहा है 266। एक और मेजर गलती जो कि बच्चे अधिकतर कर देते हैं, इजिकल टू का साइन लगाया, पहले सेल पे गए प्लस दूसरे सेल पर गए प्लस तीसरे सेल पर प्लस चौथे सेल पर प्लस बच्चा जिस सेल में वो होता है उसको भी इसमें कैलकुलेशन में शामिल कर लेता है। अब देखिए टोटल कितने सेल आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जबकि नंबर कितने हैं 4। और अगर आप ऐसा करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक एरर आ गया एक्सेल की तरफ से, सर्कुलर रेफरेंस वार्निंग। डैट मीन्स इस कैलकुलेशन को नहीं किया जा सकता। इसका कारण क्या है, आप जिस सेल में थे आपने उसको भी कैलकुलेशन में शामिल कर लिया जबकि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इसीलिए वो एरर आ गया। आपको ये अंतिम सेल जिसमें आप आंसर लाना चाह रहे हैं B7 को हटाना होगा। आप इसके लिए इसको यहाँ से डिलीट कर दें और फिर एंटर का बटन दबाएं तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम चाहें तो एडिशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य तरीका है हमारे पास, ऑटो सम बटन। आप चाहें तो बिना मेहनत किए सीधा इस सेल पे जाएं और ये बटन दबा दें। आप देखिए यहाँ पर खुद ही एक फंक्शन सम लिखा आ गया, आपने शायद पहले इसका यूज़ भी किया होगा। तो आप देखें इजिकल टू सम B3:B6, ये जो ब्लैक कलर में आपको लिखा आ रहा है जिसका बैकग्राउंड जो है अब जो फ्रंट कलर है वो जो नंबर्स का वो येलो कलर है और बैकग्राउंड ब्लैक कलर का है, ये आपकी रेंज कहलाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं B3:B6 ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। तो ये सेल एड्रेसेस यहाँ पर क्या हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। इन सब का क्या करना है, सम करना है, जो कि सम फंक्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। सिंपली एंटर का बटन दबाएं तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी एडिशन किया जा सकता है। F2 करके दोबारा से भी देखा जा सकता है। आप देखिए ये फंक्शन है, एक बार दोबारा देख लें अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई है तो। आपके पास जितने भी नंबर है, मान लीजिए मैं 1-2 नंबर और यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जितने भी नंबर है उसके अंत में चले जाएं जहाँ आप आंसर लाना चाहते हैं लास्ट में, और ऑटो सम का बटन दबाएं। ऐसा करते ही आपका फंक्शन प्लस में जो सेल रेफरेंस है, अर्थात जो जो सेल्स आपके यूज़ होने हैं वो लिखे आ जाएंगे। सिंपली एंटर का बटन दबाएं और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी एडिशन किया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम चाहें तो एक स्टेटमेंट है जिसको हम खुद से भी, जो भी हमने लिखी थी स्टेटमेंट सम वाली, इसको खुद से भी टाइप कर सकते हैं। इजिकल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, पहले सेल का एड्रेस B3 कोलन अंतिम सेल का एड्रेस B8। पहले कंप्यूटर ने ये चीज़ हमारे लिए लिखी थी, अब हमने खुद टाइप किया है, तो हम खुद से भी इसको टाइप कर कर एंटर का बटन दबा के आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने एडिशन करने के कई तरीके बताएं। आप चाहें तो इनमें से किसी भी तरीके से एडिशन किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जितनी बातें बताई गई हैं आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो वीडियो को बार बार देखकर आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कहाँ आपको नहीं समझ में आया है। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन या मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।